नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें आज का वीडियो हम चालू कर रहे हैं। नया एक क्रिटिकल थिंकिंग का पाठ्य पुस्तक कह सकते हो, जो नसीम तालिब का हम अभी चालू किए थे, बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस। अभी उसमें तो दो दो तीन तीन लाइन के थे। प्रोक्रेस्टस का एक उसका विचार प्रोक्रेस्टस के चारों तरफ थे कि रिजिडिटी क्या होता है, कि एक आदमी कोई पक्ष ले लेता है। तो प्रोक्रेस्टस जैसे पुराने माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर थे कि जो उनके पास लोहे के बिस्तर में ही मेहमान को फिट करना है, खींच तान के या काट कूट के। तो वो एक प्रकार से काल्पनिक ये था। और वो आज के इसमें उसी थीम में कई ऐसे उनके पंक्तियां थी कि कैसे हम अपना विचार भी ऐसे, थिंकिंग हमारा कैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आज हम उनका पहला किताब, जिससे वो काफी फेमस हो गए थे, जिसका नाम है ब्लैक स्वॉन, काला हंस। हंस, हंस कहते हैं, काला हंस, ब्लैक स्वॉन। ये किताब से बहुत फेमस हो गए थे। ये, इसका थीम अलग है। उसका थीम था कि इसका भी थोड़ा मिलता जुलता कह सकते हो कि हम जो चीज देखा नहीं है, जो एक फ्यूचर में कुछ हो सकता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है, इनका कहना है। फ्यूचर कुछ बड़ा, क़यामत आ सकता है, कहीं डिजास्टर आ सकता है, कहीं बहुत बड़ा ऐसा इवेंट आ सकता है जो दुनिया को बिल्कुल बदल दे। और इन्होंने कई एग्जांपल्स दिए कि कैसे कैसे कुछ मेजर चेंजेस आ जाते हैं, जो कि आगे का भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं वो जो चीज मालूम है उसी के अंदर रहते हैं। वही एक प्रकार से बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस जैसे ही हो गया है। उसके आगे का नजरअंदाज करते हैं, उसके लिए तैयारी नहीं करते। उस उनको वो इस टाइप के इवेंट्स जो है, उसको ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहते हैं। और ब्लैक स्वॉन का भी उन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि ये जो इवेंट होते हैं, जो होनियां होती है ऐसे, जिसके लिए कोई तैयार नहीं है, वो या तो बहुत नुकसान कर सकते हैं या बहुत ऊपर उठा सकते हैं, हमको चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर और वर्स। जैसे कई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर आजकल एआई रेवोल्यूशन चल रहा है। ये भी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स है जो कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। और इसके ऊपर इन्होंने बात किया है कि इसके लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। और इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग उसी चीज में जरूरी है, अगर देखा जाए तो। इनका कहना बहुत ठीक है। जिस चीज के बारे में हमको ज्ञान है, नॉलेज है, जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर्स है, एकेडमिस्ट है, कन्वेंशनल जो साइंटिस्ट है, उसी चीज को मालूम है, वो सबको मालूम है। उसमें भी जो चीज हमको मालूम रहता है उसमें फिर सोचने की जरूरत कहाँ है। वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है। और यही मेरे को लगता है एजुकेशन सिस्टम का, ये कुछ हम अपने भी विचार दे रहे हैं कि जितना नॉलेज हो जाता तो थिंकिंग कम हो जाता शायद। सबसे ज़्यादा बैरियर जो है थिंकिंग का, क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग का, वो ज़्यादा ज्ञान है। ज्ञानी ज़्यादा होने से भी शायद उसको तो सब मालूम है, और जो जो मालूम है उसी के अंदर अपना विचार को फिट करेगा, दूसरे का विचार को भी उसमें तोड़ेगा मरोड़ेगा। जो चीज के बारे में जानकारी नहीं है, जो चीज अनहोनी है, वो हो सकता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट वो कह रहे हैं, वो ब्लैक सॉन इवेंट होते हैं। और इसका चालू कैसे हुआ, ये उनका, ये ब्लैक सॉन, सफेद हंस, ये कहते हैं कि जब तक जो वेस्टर्न कंट्री थे, या जब तक लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया, पीपल ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, पुराने दुनिया में, उनको पूरा कन्विंस था कि जितने भी हंस होते हैं,
स्वॉन्स होते हैं, हंस, वो सफेद होते हैं। बतख, हंस वो सफेद होते हैं, वो काले नहीं होते हैं। हजारों हजारों, बहुत देखा पूरा दुनिया में लोगों ने। और वो कंफर्म हो गया, उसका सबूत हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा, अभी आप करते हैं ना कोई नया चीज टेस्ट करते हैं, इतने सैंपल में और सैंपल साइज बढ़ा दो, तो हंस का तो मिलियन हंस देखे पूरे दुनिया में, वो सफेद थे, तो लोगों को कंफर्म हो गया कि वो जितने भी हंस है, स्वॉन्स है, वो वाइट ही है। पर पहला काला हंस, ब्लैक स्वॉन, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। तो इसका मतलब जितना जो एजम्पशंस थे, जितना हमारा जानकारी था, जितना हम सोचते थे, सब गलत हो गया एक इससे। तो ऐसे कई इवेंट वो कहते हैं, ब्लैक स्वॉन इवेंट उसको कहते हैं जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। दुनिया तैयार नहीं है। और जो क्रिटिकल थिंकर्स है, वो कहते हैं उसमें थिंकिंग ज़्यादा ज़रूरत है, कि वो ऐसे इवेंट्स के लिए हमको रेडी रहना चाहिए, नहीं तो फिर हम पैनिक में चले जाते हैं। तो रेयरिटी, एक्सट्रीम इम्पैक्ट, तीन चीज होते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट का। ये कहते हैं कि ये आउटलायर है, नॉर्मल इतना अभी वो, इसीलिए कई जगह उन्होंने कहा है, अगला किताब भी एक है उनका, फूल, हम जो स्टैटिस्टिशियंस है ऐसे एक कर्व बनाते हैं कि 95% हमारे ये है, यही नॉर्मल है, आउटलायर्स को हम एबनॉर्मल कहते हैं। तो वही कहते हैं कि ये सबसे बड़ा, ये हमारे एक प्रकार से काल्पनिक ये है, माया है, कि यही हमारा दुनिया है इस कर्व के अंदर। जबकि वो इवेंट्स पूरा दुनिया को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। और ये तीन इसके क्राइटेरिया होते हैं ऐसे इवेंट्स के, जिसको वो कह रहे हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। तीन क्राइटेरिया क्या है कि एक तो ये आउटलायर है, रोजमर्रा जिंदगी में हमको ये नजर नहीं आएगा, आउटलायर है। दूसरा क्या है कि अ, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता, नॉर्मल कोई संभाव, कोई समझ नहीं, आउटलायर है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ये हो सकता है। तो सेकंड है, इट कैरीज एन एक्सट्रीम इम्पैक्ट। इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है दुनिया के ऊपर, वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो हंस का हुआ उसका कुछ नहीं, वो ब्लैक स्वॉन, एक बतख, हंस का कलर, एक कोई पक्षी का कलर, सफेद काले से दुनिया का फर्क नहीं पड़ा। पर ऐसे कोई इवेंट होता है जो कि लोग हजारों हजारों में कभी देखा नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट्स, वो ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं उसको। और वो एक तो रेयर होता है, दूसरा क्या होता है, वो बहुत दुनिया को बदल सकता है। और तीसरा क्या होता है, in spite of its outlier status, humans' nature makes us concord explanation for its occurrence after the fact, making it explainable and predictable। वो कहते हैं कि एक तो आउटलायर है, एक तो रेयर है, पर जब ये हो जाता है, ये होनी जब हो जाता है, उसके बाद एक्सपर्ट्स लोग होने के बाद बताते हैं कि ये इसलिए हुआ, ये प्रिडिक्टेबल था, या इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। पहले नहीं बताते पाते हैं, पहले नहीं बाद में बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि हाँ वो ऐसा, वही है प्रोक्रेस्टस के बेड में फिट कर दो उसको खींच तान के। तो रेरिटी, एक्सट्रीम इम्पैक्ट एंड रेट्रोस्पेक्टिव प्रिडिक्टिबिलिटी, भविष्यवाणी पीछे से करते हैं, आगे आगे का नहीं करते हैं। जब हो जाता है तब कहते हैं कि हाँ ऐसा 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 ऐसा। तो ये तीन इसके क्राइटेरिया बताए ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के। तो वो ये कहते हैं कि कुछ ही ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हमको दुनिया के बारे में काफी जानकारी दे सकता है, फ्रॉम द सक्सेस ऑफ आइडियाज एंड रिलीजन टू द डायनेमिक्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स,
एलिमेंट्स ऑफ आवर ओन पर्सनल लाइफ। अपने पर्सनल लाइफ में भी आपने देखा होगा, ये कहते हैं कई ऐसे इवेंट होते हैं जो हमारा लाइफ चेंज कर देता है। हमारा प्लानिंग वैनिंग एक तरफ रह जाता है। और ये कहते हैं हमारे सिविलाइजेशन में भी ऐसे होता है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे होता है। जितना भी आप बड़े बड़े डिस्कवरीज भी एक्सीडेंटली होते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट से, जो कभी प्लान नहीं किया था। ऐसे में हम रिसर्च करते रहेंगे, मैं भी रिसर्च मेरा इतने साल से धक्के लगा रहा हूँ। पर जो लोग को नोबेल प्राइज मिल गया, जो लोग ने ऐसा आविष्कार किया कि दुनिया बदल गया, आप एंटीबायोटिक्स का ही देख लो, वो ब्लैक स्वॉन इवेंट था। वो पेनिसिलिन का कोई ये था, कल्चर था उसका, वो गिर गया था और उसमें दूसरे माइक्रोब देखा कि वो गिर गया था, वो कहीं हाथ से या कहीं से लैब में। वो प्लान नहीं किया था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जब आविष्कार हुआ था, वो ब्लैक स्वॉन इवेंट ही है, वो एक्सीडेंटली हुआ था। वो मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूँ, इसने नहीं दिया, मैं अपना मेडिकल बैकग्राउंड से एग्जांपल दे रहा। जब बड़े बड़े आविष्कार हुए थे, इवन फिजिक्स में भी था, जैसे कोई रे जो होते हैं, एक्सरे वेक्सरे या जो भी, वो कोई के पॉकेट में चॉकलेट था तो वो पास किया, उधर से पिघल गया, तब देखा कि कुछ रेस पास कर सकते हैं। ऐसे मेरे को धुंधला धुंधला मेरा कुछ मेमोरी है, जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको मालूम है कि क्या ऐसे आविष्कार भी जो होते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट से होते हैं। और हम यहाँ पढ़ाते हैं रिसर्च मेथोलॉजी, ये वो धक्केबाजी वाला है। पर जो इवेंट्स होते हैं वो अ, और वो जो क्रिएटिव माइंड रहता है उसके लिए तैयार रहता है। ये भी एक चीज है। जो चीज दुनिया को चेंज करता है वो प्लान नहीं रहता है। और हम पूरा जोर लगा के प्लान, R&D, ये वो रिसर्च ग्रांट्स वांट्स करते रहते हैं, और अचानक ये ब्लैक स्वॉन इवेंट से दुनिया चेंज होता है, हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है। तो आज है हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के इसमें दे रहे हैं, क्योंकि ये किताब बहुत ही मोटा है, ये पता नहीं कितना हमको 2 साल लग जाएंगे कि, पर हम ये थोड़े थोड़े इनके जो टिप्पणी कर रहे हैं, इनके जो किताब में जो आइडियाज है। और एक टिप्पणी हम करेंगे कि ये जो किताब ये कहते हैं, ये काफ़ी व्यंग और काफ़ी ये करते हैं दूसरे के ऊपर, बट एक्सपर्ट्स के ऊपर, कि जो एकेडमिक्स है, जो थियोरिटिशियन है, वो जो चीज़ मालूम है उसमें आगे का नहीं सोचता है। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल्स भी अच्छे अच्छे दिए हैं इन्होंने। हिटलर हिटलर का भी दिया है, हिटलर कैसे राइज हो गया 1914, कोई सोच सकता था। ये सब ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं जो कि टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं। तो ये मैं कह रहा था कि अभी इनका तो ये दूसरे के ऊपर काफी ये करते हैं, व्यंग करते हैं कि ये ठीक है, काफी ब्राइट आइडियाज है ये हैं, पर मैं इनके बारे में भी बता दूं कि मैं इनको इस महामारी के पहले बहुत हाई एस्टीम में रखता था, कि ये बहुत ही, क्योंकि इनका ये जो एक्सपर्ट है, ये अनसर्टिनिटी के एक्सपर्ट है। ये ब्लैक स्वॉन इवेंट, ये इससे तो बहुत फेमस हो गए थे इस किताब से, इनका पाथ ब्रेकिंग, ये इनके लिए ये ब्लैक स्वॉन इवेंट था। ये किताब के पहले उनका कोई ज़्यादा नहीं था, पर इस किताब के बाद, इस किताब का जो तारीफ किया है, ब्लैक स्वॉन चेंज माय व्यू हाउ, डैनियल कैनेमैन ने भी तारीफ किया इस किताब का, जो कि नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। और ये तालेब भी ये इकोनॉमिक में रह चुके हैं, स्टॉक मार्केट में ये थे, ये काम कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी रह चुके हैं। एंड ही इज रिस्क मैनेजर, जिसको कहते हैं रिस्क टेकिंग के एक्सपर्ट्स है, अनसर्टेनिटी के एक्सपर्ट्स है। और ये किताब का तारीफ नोबेल प्राइज विनर ने भी किया है, डैनियल कैनेमैन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उस किताब को भी बाद में उठाएंगे अगर हम उस लेवल तक जा सकते हैं तो वो भी है। 2-3 उनके भी किताब है मेरे पास, डैनियल कैनेमैन जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इकोनॉमिक्स में मिला था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत अनसर्टेन है। और आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा पब्लिक हेल्थ भी बहुत अनसर्टेन है। हम पैंडेमिक भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं काफ़ी अनसर्टेनिटी से। जो पैंडेमिक बीत गया है वो भी पैंडेमिक था कि नहीं, काफ़ी सवाल उठ सकते हैं। और इसी में मैं तालेब का बात करूंगा कि अभी मैं तालेब को बोल सकता हूँ कि ये भी बहुत बुरी तरह चूक गए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब कोविड महामारी घोषित किया था, तब ये महामारी का जो पेंडेमिक ऑफ द सेंचुरी, इतना पब्लिसिटी मीडिया ने किया था, इतने पब्लिसिटी WHO, CDC, एंथनी फॉची, बिल गेट्स, इतना मतलब ये था। और इतने कड़े कदम उठाए थे। और अभी तो लॉकडाउन लॉकडाउन सबको मालूम है कितना, ये स्कूल बंद, बिजनेस बंद, लोग रास्ते में आ गए। और अभी सबसे चिंता वाली बात है
कि अभी जो यूके का इंक्वायरी खत्म हुआ, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में कोविड में जो मेजर्स लिए गए थे उसका इंक्वायरी चल रहा था, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी या जो, उसमें अभी जो निर्णय लिया उन्होंने, इंक्वायरी कमेटी ने, उन्होंने बोला कि ये जो गलती जो किया था कि लॉकडाउन और पहले नहीं किया और सख्त नहीं किया, ये बहुत फिक्र वाली बात है। लॉकडाउन से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये रेस्पिरेटरी वायरस, हम सांस लेना बंद करेंगे, मूवमेंट बंद करेंगे, नुकसान ज्यादा हुआ, सबको मालूम है, रास्ते का आदमी को मालूम है, कॉमन सेंस मालूम है, पर एक्सपर्ट्स अभी भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन, यूके का जो गवर्नमेंट है, स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया था, क्या फर्क हुआ उसके और इसमें? स्कूल खोल के रखा था स्वीडन ने, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। टीकाकरण अफ्रीका में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहां पे, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो और इसलिए मैं तालिब को ये कर रहा हूँ कि ये भी बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे किताब लिखे हैं, पूरा मेरा रैक भर गया इनके किताब से, उसमें से उठाया मैं ये। मैं बहुत इनको मैं मानता था, पर इन्होंने महामारी के टाइम इन्होंने बोला ये महामारी इज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, वो भी शायद थियोरी से ही उसके आगे नहीं गए, और उन्होंने काफी क़यामत प्रिडिक्ट किया था, और उन्होंने चैलेंज किया था। मैं देखा था, दोनों में डिबेट चल रहा था, ऑनलाइन डिबेट चल रहा था, क्योंकि तालेब हमें समझता था कि कम से कम आंकड़े समझते होंगे, स्टैटिस्टिक्स समझते होंगे। जब स्टैटिस्टिक्स को जो क्रिटिसाइज करता, तो कोई चीज जब उसकी आलोचना करता, उसको समझने का पहला है मास्टरी करना, उसके बाद आलोचना करना है, और सब मालूम है उनको। और शोध आ गया था 3 4 6 महीने के अंदर ही, 3 महीने के अंदर ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे, जो योनिट्स, जॉन योनिट्स, जय भट्टाचार्य जो अभी एनआईएच के डायरेक्टर है, ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सांता क्लारा कैलिफोर्निया में, इन्होंने सीरो सर्वे किया था, और पता चल गया था कि ये जो घातक कहते हैं, लीथल कहते हैं वायरस का, इतना मोर्टेलिटी नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया था, सीरो सर्वे में पता चला जब ब्लड टेस्ट किया, और उनको कोई लक्षण ही नहीं थे। तो इसका जो डेथ रेट प्रोजेक्ट किया था, इतना मोर्टेलिटी, इतना ये, वो एल्डरली को हुआ था, इटाली में नर्सिंग होम में, यूएसए में, जो स्वीडन में, जो बहुत एल्डरली थे, 80 ईयर्स एवरेज एज था, जिसके ऊपर बड़ा ये। फिर नील फर्गूसन ने ऐसा मॉडल बना दिया कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, वो सब गलत था, और स्टैटिस्टिक्स आ गए थे, पब्लिश्ड पेपर आ गए थे यूनिट्स का, कि 0.3% है मोर्टेलिटी, वो यूएसए में किया था जहाँ एल्डरली है। उसके बाद हमने किया था, हमारे पुणे में किया था, वही पेपर पब्लिश किया, 0.17 आया था, क्योंकि हमारा यंगर पॉपुलेशन है। उसके बाद जॉन यूनिट्स ने मेटा एनालिसिस किया है, पूरे कंट्रीज को लिया, एशियन अफ्रीकन, उसमें 0.05% मोर्टेलिटी अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज। तो ऐसा तो कई बीमारियां हैं हमारे पास, ये कोविड ही तो नहीं था ना, तो ये कहाँ से ब्लैक सॉन इवेंट होता है? इन्होंने वही, तो उसके बाद ना इन्होंने कुछ इसके ऊपर कमेंट किया कि भाई गलती हो गया हमसे, मतलब वो अभी भी उनका मानना है, कहना है, या चुप्पी है कि ये अभी भी ब्लैक सॉन इवेंट है, ये अभी भी ऐसे पैंडेमिक्स आ सकते हैं। अब इस पैंडेमिक जो हो गया, इसका मतलब पूरा एनालिसिस करना था, और अभी यूके इंक्वायरी में किया कि नहीं, ये तो बहुत पहले कर देना था लॉकडाउन। क्या करते लॉकडाउन करके, कौन सा बीमारी इससे कितना जान, दूसरे लॉकडाउन करने से कितने दूसरे बीमारियों से लोग मर गए, हार्ट डिजीज से मर गए, इसमें डर रहे थे लोग अस्पताल जाने में। और जो भी कोई भी कारण से जिनका देहांत हो रहा था, वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता, उसको कोविड डेथ करते, उसके फिगर्स बढ़ रहे थे, हिचमतानी हो रही थी ना। नॉर्मल आदमी घूम रहा है, उसको आर्टिफिशियल, उसको केस बताते थे तो फिगर बढ़ जाते थे, मीडिया रोज इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। जो हल्का बीमारी होगा वो तो फैलेगा, वो तो बहुत फैलेगा, और आदमी घूमता रहेगा, उसको आप महामारी कहोगे। महामारी का डेफिनेशन भी चेंज कर दिया। महामारी मतलब यंग को हो रहा है, बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है यंग में, वो कुछ नहीं हुआ, मृत्यु तो 80 ईयर्स के ऊपर हुआ, 70 ईयर्स के ऊपर हुआ, होते हैं कुछ यंग में भी हो गए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हर बीमारी में, कुछ लोग हादसे होते हैं, हो जाते हैं, पर हम दुनिया तो नहीं बंद कर देते ना। दूसरे बीमारियां के कंपैरिजन में आप देखो ना, तो इसमें तालिम ने कुछ नहीं बोला, ये तो आज तक नहीं बोला, और जब चालू हुआ था महामारी तब ये बिल्कुल इसमें थे, सपोर्ट में थे ये सब मेजर्स के।
लॉकडाउन के सपोर्ट में थे, मास वैक्सीनेशन के सपोर्ट में, और आज तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। जॉन ईयर्निट्स को उन्होंने चैलेंज कर दिया था। जॉन ईयर्निट्स ने कहा था कि भाई ये आप यंग लोग रेस में नहीं है, इसको लॉकडाउन का जरूरत नहीं है, फोकस प्रोटेक्शन है, ये नहीं किया था। तो ये मैं, या तो किताब ही लिखते हैं लोग, ये भी अपना किताब लिखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छा लिखा है, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, पर ये भी धोखा खा गए थे, हम तो कहेंगे, या फिर और कुछ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमको नहीं मालूम, हम तो यही कहेंगे धोखा खा गए थे। क्योंकि है, ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है इनको, पर फिगर्स तो आ गए थे ना, फिगर्स का तो समझना चाहिए ना उनको। तो आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि हालांकि देखिए, अब एक इससे हम, हर इंसान है, ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट रहता है, तो मैं तो इसको ब्लाइंड स्पॉट लेके चलूंगा। पर मैं स्टार्टिंग में बता दिया कि मेरे, इनके बारे में मत मेरा इस बात, इस मामले में, पर बाकी जो इनके ये है बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम अपना एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हैं इन्हीं के आइडिया से। बेशक ये एक्चुअल फेल हो गए प्रैक्टिकल में, पर हम जरूरी नहीं है, हम अपना वातावरण देख के अपना थिंकिंग, किसी को भी अंधभक्त नहीं बनाना चाहिए। तो हम इनके अंध, ये भी नहीं है कि हम इनको पूरा बेबी विद द बाथ वाटर कहते हैं कि पानी गंदा हो गया, जैसे बच्चे को नहला रहे तो बच्चे के साथ नहीं पानी फेंक देते, तो खाली बच्चे को उठा लो। तो इनके जो किताब में जो विजडम है उसमें हम आगे बात करेंगे, आज हमने खाली इंट्रोडक्शन दिया है। तो धीरे धीरे, काफ़ी डिफिकल्ट किताब है, देखते हैं कितना हमसे बनता है इसका मायने निकालने में। तो आज हम इतना ही बताते हैं, धन्यवाद।